बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले हमारी डिस्कशन सारी चार्जेस में थी कि चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। और फ्रैंकलिन आइडियाज या ग्रीक्स आइडियाज में हमने अर्लियर बेसिक लॉज भी पढ़ लिए थे कि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये नेचर तो हमें पता चल गया था कि चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उन चार्जेस के दरमियान में फोर्सेस की नहीं थी कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्सेस कैन बी एग्जर्टेड बाय द चार्जेस, और वो किस डायरेक्शन में फोर्सेस एग्जर्ट हो सकती हैं, उन्हें वेक्टर फॉर्म क्या दी जा सकती है, क्या हम उनको इंटरेक्शन कह सकते हैं, क्या हम उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और क्या वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं। इस तरह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स नहीं थी। याद रहे कूलम्बिक फोर्स या जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस हैं, ये वन ऑफ द ग्रैंड फोर्स है और सेकंड ग्रैंड फोर्स है। ठीक है, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आगे कंपैरिजन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के साथ बताएंगे फील्ड की टर्म में। नाउ अब कूलम ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट उसने खास अपरेटस के साथ किए, उसका नाम था टॉर्जन बैलेंस अपरेटस। उस अपरेटस को यूज करके उसने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हो सकती हैं। चार्जेस के दरमियान में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड या प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे मैं उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में जाऊंगा। और दूसरा, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बिटवीन द टू चार्जेस। जितना चार्जेस दूर होंगे फोर्स जो है वो स्ट्रेंथ में कम होगी, और जितना चार्जेस को हम करीब लेके आएंगे फोर्स ज्यादा होगी। बाद में हम इसको सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिन्हें हमने कहा है उससे जस्टिफाई करते हैं। नाउ इसे हम इनवर्स के लॉ भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो इस सेंस में मैं कूलम लॉ की स्टेटमेंट को बहुत शॉर्ट टर्म में यूं कर लेता हूं, देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस which is proportional to product of charge and obey the inverse square law। यानी proportional to force is inversely proportional to square of the distance between the two charges, inverse square law। now experiment torsion balance apparatus एक चैम्बर है, इसके अंदर एक रॉड के जरिए दो स्फीयर पे आइडेंटिकल चार्ज को दिया हुआ है Q1, एक दूसरे रॉड के जरिए एक चार्ज Q2 दिया हुआ है। अब ये चार्जेस एक दूसरे से ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, और ये इन्हें मैं Q1 कह देता हूं और इस चार्ज को मैं Q2 कह देता हूं। अगर मैं इस Q2 चार्ज को खत्म कर दूं, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, मैं कहता हूं यहां पे Q2 चार्ज नहीं हो, तो इस Q1 चार्ज पे इस स्फीयर की तरफ से कोई फोर्स नहीं होगी। तो मैं ये देखूंगा कि मैं ये कहूंगा कि इस Q1 चार्ज पे इसकी प्रेजेंस में Q2 चार्ज कोई नहीं है, इस वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। अगर मैं यूं ही कोई चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन मोड से इस पे दे देता हूं, अब ये मैंने फिक्स रखे हुए हैं लेकिन इसको मैं वेरी करता हूं, लेट में कोई चार्ज Q2 देता हूं, वो Q2 चार्ज इस Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रॉड घूमता है और स्ट्रिंग के अंदर एक ट्विस्ट आता है। अब मैंने क्या किया हुआ है ना, यहां पे एक लाइट मिरर अरेंजमेंट की हुई है, यहां पे एक मिरर रखा हुआ है, यहां से एक लाइट सोर्स उस पे लाइट इंसिडेंट करता है और मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑन स्केल। ये हमारे पास कोई एक स्केल है, ठीक है। नाउ जिस वक्त ये चार्ज Q2 0 था तो ये लाइट स्पॉट लेट्स से एट द पॉइंट 0 था, ठीक है, स्केल पे पॉइंट 0 पे था। जो मैंने चार्ज Q2 को कोई वैल्यू दी,
यानी मैंने स्फीयर बी पे कोई चार्ज रख दिया तो मैंने देखा Q2 के होने की वजह से Q1 पे कोई फोर्स एग्जर्ट हुई, ट्विस्ट प्रोड्यूस हुई, ट्विस्ट प्रोड्यूस से मिरर मूव करता है और जो स्पॉट ऑन द स्केल है वो कोई एंगल ले लेता है। लेट्स से वो एंगल कोई 2 डिग्री का है, ठीक है। इस एंगल को नाम दिया गया ट्विस्ट एंगल एंड दिस ट्विस्ट एंगल इज a deflecting angle and it is the measure of the force। अब मैं जितना इस Q2 चार्ज को ज्यादा करूंगा उतना ही Q1 पे फोर्स ज्यादा होगी, तो 2 जो है वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, सही है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं कहूंगा ट्विस्ट एंगल का या उस डिफ्लेक्टिंग एंगल का इंक्रीज होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं जितना Q2 को ज्यादा करूंगा Q2 और Q1 का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होती जाएगी। नाउ प्रोडक्ट क्यों कहा गया? अलजेब्रा में तो सम भी है, अलजेब्रा में डिफरेंस भी है, अलजेब्रा में आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूं लिख लेता हूं Q1 प्लस Q2 और मैं यूं कहूं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस सम। तो अलजेब्रा में ये भी तो मुमकिन था, लेकिन अगर मैं Q2 को 0 करता हूं तो Q1 होने से जो है कोई फोर्स तो होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो देखा जाए तो वो फोर्स तो नहीं होगी जब मैं Q2 को 0 कर देता हूं। तो मैं कहूंगा ये सम पे डिपेंड नहीं करता, सही है। इस तरह मैं कहूंगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, फिर भी ये डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह मैं अगर ये कहूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कोशेंट Q1 बाय Q2, तो Q2 0 कर देने से फोर्स को तो इन्फिनिट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो फिर यही मुमकिन है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दैट इज कि अगर इसमें से Q2 को आप 0 कर दें यानी एक चार्ज का एब्सेंस हो जाए तो फोर्स जो है वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, सही है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सही। नाउ अब मैं नेक्स्ट केस में आऊंगा। वो मुझे किस तरह पता चल गया फोर्स का पता डिफ्लेक्टिंग एंगल का या उस ट्विस्ट एंगल से पता चल जाता है, जो कि मैं यहां पे ऑन द स्केल देखूंगा। लेट्स से पहले केस में मैंने Q1 और Q2 कोई वैल्यूज दे दी, फोर्स एग्जर्ट हो रही है, सही है। मैंने उस वक्त डिस्टेंस को क्या रखा हुआ है? फिक्स रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं Q2 को टुवर्ड्स Q1 मूव करवा के लेके आता हूं, तो जो मैं Q2 को Q1 की तरफ लेके आऊंगा, मैं डिस्टेंस को कम करूंगा, तो अगर पहले एंगल 2 डिग्री था ना तो वो 4 डिग्री हो जाएगा, अगर वो 3 डिग्री था तो वो 9 डिग्री हो जाएगा, अगर वो 4 डिग्री था तो वो 16 डिग्री हो जाएगा। तो मैं कहूंगा वो फोर्स जो है वो तो इनवर्स के लॉ को ओबे कर रही है, सही है। यानी डिस्टेंस कम कर रहा हूं स्क्वायर की फॉर्म में फोर्स इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फोर्स का पता हमें उस डिफ्लेक्टिंग एंगल या उस ट्विस्ट एंगल से पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर पहले एंगल 2 डिग्री का था, डिस्टेंस कम कर देने से वो 2 से 3 नहीं हुआ, वो 2 से 4 हो गया और 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, सही है। इस तरह अगर पहले वो 3 डिग्री था तो वो 9 हो जाएगा, 4 डिग्री था तो 16 हो जाएगा। तो नेताजी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सही। Now direction of force is on the line that join the two charges, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको लेंगे भी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑन अ लाइन दैट जॉइन द टू चार्जेस, ठीक है। विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो डायरेक्शन बता देगा एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस, सिमिलर है या रिपल जो है अपोजिट है, सही। नाउ दूसरी केस में फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट। जब आपने एयर की प्रेजेंस में फोर्स को देखा, तो जब आप इस एयर को हटा के कोई और मीडियम रख देते हैं तो क्या वो फोर्स उतनी ही अमाउंट में रहती है? तो देखा गया जब आप कोई और मटेरियल मीडियम रख देते हैं तो फोर्स उस मटेरियल मीडियम के लिहाज से डिक्रीज हो जाती थी। तो उन्होंने कहा जी फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। लेटर ऑन हम डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में से एक्सप्लेन भी करेंगे। नाउ फोर्स ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। मीन जितनी फोर्स Q1 Q2 पे एग्जर्ट करेगा, मैग्नीट्यूड में उतनी फोर्स Q2 Q1 पे एग्जर्ट करेगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, टू पार्टिकल सिस्टम होगा, ठीक है। हम कहेंगे ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। Now, if we combine all these factors, these observations,
the series of experiment performed by Coulomb in torsional balance apparatus. ठीक है, if we combine all these we will get the mathematical form of Coulomb law. ठीक है, that is F is proportional to product of charge and inversely proportional to square of the distance between two charges. Then F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now यहाँ पे एक पॉइंट है. Now what is this 4 pi? Why this is taken 4 pi? Why it is not taken 6 pi or 2 pi? Why it is taken in denominator? ठीक है, हालांकि स्टोक्स लॉ में हम 6 pi लेते हैं, वो नॉमिनेटर में आता है. एम्पियर्स लॉ आगे हम जाके पढ़ेंगे, वहां पे म्यू नॉट बाई 2 पाई है. इसका मतलब है यहां पे सिमेट्री इन्वॉल्व है. ठीक है, ये 4 पाई जनरल टर्म में कहें तो दिस इंडिकेट्स ए 4 पाई रीजन अराउंड द पॉइंट चार्जेस. सही है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज सिस्टम. ठीक है, ये 4 पाई रीजन जितना आप चार्ज के करीब लेंगे, ठीक है, उतना वो चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की सलाहियत रखता है. सही है ना. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट कहा गया और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ठीक है, इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. नाउ अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को मीडियम की परमिटिविटी कहता हूं, फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहता हूं, तो मीडियम चेंज करने से, हमने तो कहा फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, तो मीडियम चेंज करने से फिर इसको तो चेंज होना चाहिए. सो क्या की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है. और अगर मैं इस न्यूटन को डायल में ले लूं और उस मीटर को सेंटीमीटर में ले लूं और कूलम को मैं स्टैट कूलम में ले लूं, तो फिर तो ये वैल्यूज फिर चेंज हो जाएंगी. द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम एंड द मीडियम. ठीक है, नाउ अब इसके बाद मैं यूं लेता हूं, मैं इसी की वेक्टर फॉर्म में जाता हूं, मैं मैथमेटिकल फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लेके आता हूं, क्योंकि हमें अब जो पॉइंट पढ़े हैं हमने वो जस्टिफाई करने हैं. व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ? Now we have 2 point charges. Point charges की डिफिनेशन वो बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में करेंगे. Let we have 2 point charges Q1 and Q2 separated at a distance r. ठीक है, लेट मैं ये एज्यूम कर देता हूं ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 है, इस Q2 चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगी, तो वो मैं उसे लिख दूंगा F रिपल्सिव. ठीक है, और अगर Q2 Q1 पे भी फोर्स एक्सर्ट करे तो डेफिनेटली वो भी एक रिपल्सिव फोर्स होगी, मैं उसे क्या कहूंगा, F रिपल्सिव. अब मैं इस फोर्स को ना, इस रिपल्सिव फोर्स को डायरेक्शन देना चाहता हूं. द लाइन जर्निंग द चार्ज इज R. लेट वी इंडिकेट दिस डायरेक्शन with r unit vector here and r unit vector here. सही हो गया. नाउ अब अगर मैं ये कहूं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ इज k q1 q2 divided by r square, so what will be the direction of force? It is provided by the r unit vector. सही है. नाउ मैं ये लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज k q1 q2 divided by r square r unit vector. नाउ ये तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म आ गई यूनिट वेक्टर की फॉर्म में. सही है. नाउ व्हाट विल बी द जनरल फॉर्म ऑफ जनरल वेक्टर फॉर्म? जैसे देखिए हम मोमेंटम को या फोर्स को यूं लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, F इज इक्वल टू ma, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मोमेंटम के केस में लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. तो इधर तो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो मैं इस यूनिट वेक्टर को भी यहां से ओवरकम कर सकता हूं. यूनिट वेक्टर या a vector is described when its magnitude r is given a proper unit vector direction. So a unit vector is defined as vector itself divided by its magnitude. ठीक है, तो अब यही वाली वैल्यूज अगर मैं इसमें यूज कर दूं तो फिर मैं इसे यूं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ इज, जनरल वेक्टर फॉर्म इज k q1 q2 divided by r square. r unit vector की जगह पे vector itself divided by its magnitude. So this is the general vectorial form of Coulomb law, q1 q2 divided by r cube r vector.
ठीक है, दिस इज जनरल वेक्टर फॉर्म, दिस इज जस्ट अ वेक्टर फॉर्म। सही हो गया। नाउ इफ द चार्जेस आर सिमिलर द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव। If the product of charge is positive, it indicates the repulsive force, and that will be the away forces, and that is the direction. If the product of charge is negative, एक positive और एक negative हो, then फिर क्या होगा? Then the nature of the force will be the attractive, ठीक है? Then the direction of force will be inward. यदि product of charge positive हुआ, repulsive forces होगी, away forces होगी। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज नेगेटिव हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, इनवर्ट होंगी। ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, इन दिस वे कूलम लॉ इज क्वांटिटेटिवली मेजर द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।